जय हिंद दोस्तों, मैं कुणाल आपका स्वागत करता हूं। ये हमारे इकोनॉमिक्स का सीरीज का 8वां वीडियो है और आज का टॉपिक है भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास, जिसका समय कर रहा है 1947 से 1965 के बीच में, जिसे हम लोग स्वतंत्रता से नेहरू युग का समय मानते हैं। तो आइए देखते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास नेहरू युग में कैसे हुआ है। भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास स्वतंत्रता से नेहरू युग यानी 1947 से 1965 के बीच में कैसे हुआ, इसको समझते हैं। ये मोटे तौर पर 20 वर्षों का पीरियड होता है। ये शुरुआती 20 वर्ष को भारतीय अर्थव्यवस्था का नींव का काल कह सकते हैं। हमारे सामने प्रश्न था कि हम किस तरह से अपनी आर्थिक नीतियों को आगे बढ़ाएं। देश के सामने प्रश्न था कि भारत अपने देश के लिए क्या रखना चाह रहा है अर्थव्यवस्था के रूप में। तो हम देखते हैं कि आज 1947 में जैसे ही हमारा देश का विभाजन होता है, देश में दंगे शुरू हो जाते हैं। देश आज़ाद हुआ। विभाजन के कारण क्या हुआ कि अर्थव्यवस्था पूरी तरह से प्रभावित हो गया और उस समय हमारे पास प्रश्न था कि हम अपनी अर्थव्यवस्था को किस तरह से आगे बढ़ाएं। तो उस समय भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने 3 मॉडल हमें दिखाई देते हैं, जिसमें सबसे पहला मॉडल होता है नेहरू मॉडल, यानी कि अर्थव्यवस्था का पहला मॉडल है नेहरू मॉडल, जो कि मिश्रित अर्थव्यवस्था से प्रेरित था। नेहरू जी लोकतंत्र के बहुत बड़े समर्थक थे और राजनीतिक दृष्टि से समाजवादी विचारधारा के काफ़ी करीब थे, लेकिन ये पूंजीवाद के विरोधी नहीं थे। देश की स्थितियों को देखते हुए इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि भारत को मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनानी चाहिए, जिसमें पब्लिक और प्राइवेट दोनों की भागीदारी मौजूद हो, यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था मौजूद हो। हमारी जो अर्थव्यवस्था का स्वरूप होना चाहिए वो मिश्रित होनी चाहिए। तो नेहरू मॉडल मिश्रित अर्थव्यवस्था से प्रेरित था। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब है कि यहाँ सरकारी उद्योग भी रहेंगे और निजी उद्योग भी दोनों रहेंगे, पब्लिक प्लस प्राइवेट उद्योग रहेंगे। तो एक तरह से देखेंगे कि समाजवादी प्लस पूंजीवादी प्लस लोकतांत्रिक तीनों का हम लोग गठजोड़ देखने को मिलेगा, जहां पर समाजवादी के अंतर्गत हम देखेंगे सार्वजनिक क्षेत्र का विकास हमें दिखाई देगा, यानी कि सभी लोगों का विकास हमें नजर आएगा, जिसमें गरीबों का भी विकास शामिल हो जाता है। पूंजीवादी जो कि निजी क्षेत्र के करीब है, तथा लोकतांत्रिक सभी के लिए मौजूद है, यानी कि एक ऐसी अर्थव्यवस्था। नेहरू मॉडल मिश्रित अर्थव्यवस्था से प्रेरित था। ये नेहरू मॉडल एक ऐसी अर्थव्यवस्था चाहता था जिसमें समाजवादी सरकारी क्षेत्र तथा पूंजीवादी निजी क्षेत्र की व्यवस्था की भूमिका हो, तथा उससे जो आय प्राप्त हो, यानी कि पूंजीवादी प्लस समाजवादी दोनों से जो आय प्राप्त हो उसका स्वरूप लोकतांत्रिक हो, यानी कि जो आय मिला है उसका स्वरूप लोकतांत्रिक होना चाहिए, यानी कि सभी के हितों के लिए होना चाहिए, राष्ट्र के हितों के लिए होना चाहिए। ये नेहरू मॉडल था। ठीक है, तो हमारे सामने अर्थव्यवस्था का पहला मॉडल था नेहरू मॉडल। उसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरा अर्थव्यवस्था का रूप था बॉम्बे प्लान। बॉम्बे प्लान, इसकी नीतियाँ बॉम्बे के लोगों के द्वारा तैयार की गई थी। बॉम्बे प्लान की नीतियाँ बॉम्बे के लोगों के द्वारा तैयार की गई थी। बॉम्बे में आज भी हमें देखेंगे, और उस समय भी उद्योगपति और व्यापारियों का समूह रहा करता था। इसने बॉम्बे प्लान को तैयार किया था। इनका कहना था कि इस समय हमारे पास पूंजी का अभाव है, यानी कि आज़ादी के समय हमारे पास पूंजी का अभाव था, लेकिन सकारात्मक बात है कि हमारे पास श्रम की बहुलता है। हमें ऐसे चीज़ों का उत्पादन करना चाहिए जहां धन की ज़रूरत ज़्यादा न हो, यानी कि पूंजी न होकर श्रम आधारित उद्योग लगाना चाहिए, जैसे कि साइकिल, खिलौना, जूते, रेडियो, कपड़े का हम लोगों को उद्योग लगाना चाहिए। इससे क्या होगा कि श्रम आधारित उद्योग लगने से जो उत्पादन होगा उससे मजदूरी का सामान भी कहते हैं, यानी कि श्रम आधारित उद्योग पर जो भी उद्योग लगेगा, उत्पादन होगा, उसे हम लोग मजदूरी का सामान वेजेस गुड कहते हैं। वेजेस गुड कहते हैं, ठीक है, वेजेस गुड्स कहते हैं, यानी कि सस्ते वस्तु का उत्पादन किया जाए जिसको आम लोग भी खरीद सके। वेजेस गुड उस गुड को कहते हैं जो सस्ते होती है, जिससे आम लोग भी खरीद सकते हैं। एक बॉम्बे प्लान चक्र हमें नज़र आएगा, यानी कि बॉम्बे प्लान चक्र में कहा गया है कि वो श्रमिक उद्योग में लगेंगे, यानी कि एक मान लिया कि उद्योग है, मान के चलते हैं इसको उद्योग, ठीक है, उद्योग लगा है, श्रमिक इस उद्योग में लगेंगे, यानी कि यहाँ पर वर्कर काम करेंगे। ठीक है, यहाँ पर वर्कर रहेंगे, ठीक है, वर्कर रहेंगे, यहाँ भी वर्कर रहेगा। जैसे ही ये उद्योग में लगेंगे, इनके पास मनी आ जाएगी। क्या आ जाएगी? मनी आ जाएगी। इसको ध्यान रखिएगा, इनके पास क्या आएगी? मनी आएगी। तो इनके पास मनी जैसे ही आएगी, मांग में वृद्धि होगा, इंक्रीज इन डिमांड होगा, इंक्रीज इन डिमांड होगा, और इंक्रीज इन डिमांड बढ़ता ही चला जाएगा। ठीक है, इंक्रीज इन डिमांड, ठीक है, ये डिमांड बढ़ता ही चला जाएगा रेगुलर।
ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि डिमांड बढ़ने के कारण क्या होगा कि और ज़्यादा मोर प्रोडक्शन किया जाएगा, मोर प्रोडक्शन किया जाएगा, ठीक है। और मोर प्रोडक्शन करते के साथ अपनी अर्थव्यवस्था चक्रीय रूप ले लेगी, यानी धन का चक्रीय प्रवाह होने लगेगा और अर्थव्यवस्था चल पड़ेगी, ऐसा बॉम्बे प्लान में कहा गया, ठीक है। तो बॉम्बे प्लान क्या था? बॉम्बे प्लान चक्र को समझे तो ये मान लिए उद्योग है, उद्योग में बहुत सारे वर्कर लगेंगे यानी मजदूर लगेंगे, मजदूरों को मनी मिलेगा तो ये क्या करेंगे, डिमांड किससे क्रिएट होगा, मांग बढ़ेगी, ठीक है। मांग और बढ़ेगी, मांग बढ़ने के साथ साथ क्या होगा, प्रोडक्शन में भी वृद्धि होगा, उत्पादन में वृद्धि होगा और हमारा जो धन चक्र है वो शुरू हो जाएगा और अर्थव्यवस्था पटरी पे आ जाएगी। ये बॉम्बे प्लान कहता था। और बॉम्बे प्लान के अंतर्गत वेजेज गुड का उत्पादन करने के लिए कहा गया ताकि आम लोग भी इस गुड को खरीद ले, जिसके अंतर्गत साइकिल, खिलौना, जूते, रेडियो, कपड़े शामिल थे, ठीक है। और इससे क्या होगा कि श्रम आधारित अर्थव्यवस्था हमें अपनानी चाहिए बॉम्बे प्लान के अंतर्गत, न कि पूंजी आधारित अर्थव्यवस्था, ताकि श्रम आधारित अर्थव्यवस्था उस समय हमारी बहुलता थी, क्योंकि हमारे पास श्रम का बहुत ज़्यादा बहुलता था, इस कारण से हम लोग श्रम आधारित अर्थव्यवस्था लगाएं, ऐसा बॉम्बे प्लान में कहा गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं अपना अगला है कोलकाता मॉडल। अर्थव्यवस्था का तीसरा मॉडल है कलकत्ता मॉडल। कलकत्ता से आप लोग ध्यान लगाएंगे कि यहाँ पर बौद्धिक, अर्थशास्त्री, तकनीकी विशेषज्ञ लोग उस समय भी मौजूद थे। बॉम्बे प्लान में आप तो वहाँ पर व्यापारी लोग रहेंगे जो व्यवहारिक बातें किया करेंगे। कोलकाता मॉडल में बौद्धिक लोग होंगे, अर्थशास्त्री लोग होंगे, तकनीकी विशेषज्ञ के लोग होंगे और ये समाजवादी विचारधारा से प्रेरित लोग होंगे ताकि आम लोगों को भी मदद मिल सके, आम लोगों का उद्धार हो सके। ये जो कलकत्ता मॉडल था बॉम्बे प्लान के बिल्कुल उलट था। इनका कहना था कि भारत को सबसे पहले पूंजी पर आधारित उद्योग लगाने चाहिए और इससे हमारी अर्थव्यवस्था की नींव तैयार हो जाएगी, ठीक है। इस अर्थव्यवस्था की नींव तैयार हो जाएगी और आधार तैयार होता चला जाएगा, ठीक है। आधार तैयार होता चला जाएगा, इस पर हम भविष्य की अर्थव्यवस्था की इमारत खड़ी कर पाएंगे। ये कलकत्ता मॉडल का कहना था, यानी कि ये कहना चाहता था कि भारी उद्योग सरकार लगाए और निजी क्षेत्र के लोग इसमें सहायता करें सरकार को। ये कलकत्ता मॉडल था और कलकत्ता मॉडल के सबसे बड़े समर्थक थे प्रशांत चंद्र महालनोबिस, पीसीएम, याद रखिएगा, पीसी महालनोबिस इस कोलकाता मॉडल के समर्थक थे, जो कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के सदस्य भी रहे हैं। ये मूलतः इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिशियन थे। ये कैम्ब्रिज से पढ़े हुए थे और ये भौतिक शास्त्री, मुख्यतः भौतिक शास्त्री और सांख्यिकी विद थे, स्टैटिस्टिशियन भी थे, ठीक है। और हमारे योजना आयोग के प्रथम पंचवर्षीय योजना के सदस्य भी रहे हैं। उस समय जो योजना आयोग थी, जो आज नीति आयोग हो चुका है, योजना आयोग के अध्यक्ष उस समय भी पीएम होते थे और जवाहरलाल नेहरू ने कोलकाता मॉडल को ठीक माना था, ठीक है। कोलकाता मॉडल को ठीक माना था, योजना आयोग के माध्यम से इस मॉडल को आगे बढ़ाया, ठीक है। योजना आयोग के माध्यम से जवाहरलाल नेहरू जो उस समय प्रधानमंत्री थे, कोलकाता मॉडल को आगे बढ़ाया। आगे देखते हैं क्या होता है। फिर उसके बाद क्या हुआ, कोलकाता मॉडल को आगे बढ़ाया गया और भारत में पहली बार औद्योगिक नीति को अपनाया गया। कोलकाता मॉडल को जवाहरलाल नेहरू ने योजना आयोग के माध्यम से आगे बढ़ाया और पहली भारत की औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1948 हमारे सामने दिखाई देता है, जिसमें 3 मूल सिद्धांत थे। जिसमें पहला मूल सिद्धांत है हमें उत्पादन में सतत उत्पादन में वृद्धि करना चाहिए, ठीक है। योजना आयोग के माध्यम से जवाहरलाल नेहरू ने कलकत्ता मॉडल को आगे बढ़ाया और इसी क्रम में हमारे सामने नजर आता है औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1948, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन IPR 1948 हमारे सामने दिखाई देता है, जिसके मुख्यतः 3 सिद्धांत थे। इसमें कहा गया पहले सिद्धांत के अंतर्गत कि हमें उत्पादन में सतत वृद्धि करना है, यानी कि लगातार वृद्धि करना है। उत्पादन में सतत वृद्धि होगा, कंटिन्यूअस ग्रोथ इन प्रोडक्शन होगा, तो हमारी अर्थव्यवस्था का चक्रीय प्रवाह शुरू हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, पहले करते हैं इंक्रीज इन प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में क्या करते हैं, इंक्रीज इन प्रोडक्शन, उत्पादन को बढ़ाते हैं, ठीक है, लगातार बढ़ा रहे हैं, इंक्रीज इन प्रोडक्शन। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद इससे क्या होगा कि प्रोडक्शन बढ़ेगा तो लोग उसको उससे क्या होगा कि लोग उस चीज़ों को बेचेंगे तो क्या होगा, इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम, यानी कि पर कैपिटा इनकम में वृद्धि होगी, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी और इससे क्या होगा कि वस्तुओं के खरीदने योग्य ये बनते चले जाएंगे। फिर वस्तु को क्या करेंगे, खरीदेंगे। पहले क्या करना है, प्रोडक्शन को बढ़ाना है, प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे, वो मजदूर काम करेंगे तो इनको वेतन मिलेगा तो पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा तो फिर क्या होगा,
होगा कि ये खरीदने योग्य वस्तु और भी वस्तुएं जितनी उत्पादन होगी उसको खरीदने के लिए योग्य बनते चले जाएंगे। इससे क्या होगा कि फिर मांग जनरेट होगा। क्या होगा? फिर मांग जनरेट होगा। मांग जनरेट होगा तो फिर प्रोडक्शन में बढ़ाना होगा। तो ये प्रवाह चलता रहेगा। ठीक है, तो ये कहा गया कि ये पूंजीवादी सिद्धांत के नज़दीक है, क्योंकि हमें उत्पादन में सतत वृद्धि करना है। फिर उद्योगों से आय होगी, तो उद्योगों से आय होगी तो क्या होगा? आय का समान वितरण होना चाहिए, एक जगह एकत्रित नहीं होना चाहिए, जो 1991 के बाद उदारीकरण के बाद होने लगा है। आय का समान वितरण होना चाहिए, जो कि समाजवादी सिद्धांत और लोकतंत्र के सिद्धांतों के करीब है। तीसरा है कि सरकारी और निजी समन्वय होना चाहिए। सरकारी और निजी क्षेत्र का समन्वय होना चाहिए। निजी क्षेत्र के आधार पर औद्योगिक विकास के साथ साथ राज्य सरकार यानी कि उस समय केंद्र सरकार की प्रमुख भूमिका हो सकती है औद्योगिक विकास में। निजी क्षेत्र के आधार पर यानी निजी क्षेत्र अपना मदद करे सरकारी क्षेत्रों को, दोनों का समन्वय हो, दोनों का मिलन जुलन हो, प्राइवेट प्लस पब्लिक, दोनों का मिलकर भारत में औद्योगिक विकास किया जाए। सरकार और निजी क्षेत्र का समन्वय है ताकि उद्योगों का विकास हो सके। इस तरह हम देखेंगे कि हमारे यहाँ जितने उद्योग थे उस समय हमारे सामने जो भी उद्योग थे, हमारे यहाँ जितने उद्योग थे उनको 4 वर्गों में बांटा गया और इन्हीं आधार पर अर्थव्यवस्था की शुरुआत की गई, जिसमें सबसे पहला था सरकार का एकाधिकार वाला समूह, गवर्नमेंट मोनोपोली जिस पर अधिकार था। वे उद्योग जिस पर राज्य सरकार का सीधे मोनोपोली था, जिसमें रक्षा से संबंधित चीज़ें शामिल थी, हथियार, गोला बारूद, रेलवे भी शामिल हो गया, परिवहन, परमाणु ऊर्जा, ये सारा का सारा गवर्नमेंट मोनोपोली के अंतर्गत था, केंद्र रहे चाहे राज्य सरकार रहे। दूसरा था बेसिक इंडस्ट्रीज, मूलभूत उद्योग। ये उद्योग दूसरे उद्योगों की मदद करते थे, जैसे कि कोयला उद्योग, लौह इस्पात उद्योग, जहाज उद्योग, विमान निर्माण उद्योग, टेलीफोन और खनिज तेल, ये सारे के सारे सरकार के अधीन हुआ करते थे। ये उद्योग केंद्र सरकार के अंतर्गत लगेंगे। ये कहा गया कि सारे उद्योग किसके अंतर्गत लगेंगे? केंद्र सरकार के अंतर्गत लगेंगे। यदि इसमें से कोई उद्योग पहले से मौजूद है तो सरकार 10 वर्षों के अंदर अधिगृहित कर लेगी। देख रहे हैं आप लोग, देखिए कि कितना सरकारी कंट्रोल था 1991 से पहले। हम 1991 का एक बेस तैयार कर रहे हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद तीसरा अपना विनियमित उद्योग, रेगुलेटेड इंडस्ट्रीज। इसमें निजी क्षेत्र आ सकते हैं, परंतु इसका विनियमन सरकार करेगी, रेगुलेट करेगी सरकार कि लाइसेंस किसको दिया जाए, किस स्थान पर इस उद्योग को लगाया जाए, उत्पादित वस्तुओं का मूल्य क्या होगा, उत्पादन की मात्रा कितनी होगी, ये सरकार रेगुलेट करेगी। तो इनकी निगरानी करना भारतीय उद्योग व्यवस्था को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाया। तो इसमें कौन कौन से उद्योग थे? चीनी उद्योग, कागज उद्योग, खाद्य उद्योग, रसायन उद्योग, वाहन, सीमेंट, कपड़ा उद्योग। ये देख रहे हैं चीनी उद्योग, पहले शादियों में कहा जाता था कि चीनी कोटा से मिलेगा, तो ये सारा का सारा सरकार रेगुलेट किया करती थी। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और इनका रेगुलेशन भारतीय उद्योग व्यवस्था को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। फिर अपना चौथा है अपना निजी उद्योग, जिसे प्राइवेट इंडस्ट्री कहते हैं। इसके अलावा माने कि 3 उद्योग हमने बताया, विनियमित उद्योग, उसके बाद मूलभूत उद्योग और सरकार का एकाधिकार उद्योग। 3 उद्योगों के अलावा जो बच गया उस उद्योग को निजी क्षेत्र तथा सहकारी समिति के लिए छोड़ दिया गया। तो क्या बचा होगा आप लोग अनुमान लगा लीजिए। इनको उस तरह से विनियमित नहीं किए गए जो कि तीसरी श्रेणी के उद्योगों के लिए किया गया था, यानी चौथी श्रेणी में शामिल उद्योगों को उस तरह से विनियमित नहीं किया गया जो कि तीसरी श्रेणी में जो उद्योग थे उनको विनियमित किया गया। ठीक है, तो ये उद्योग की पटरी चल पड़ी थी। लेकिन भारत की पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में जो शुरू हुई थी वो कृषि विकास पर आधारित थी। कृषि विकास को प्राथमिकता दी गई थी और इसी आधार पर भाखड़ा नंगल तथा हीराकुंड बांध, भाखड़ा नंगल तथा हीराकुंड बांधों का निर्माण इसी योजना पर पहली पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाया गया। उसके बाद अपनी आती है औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956। पहली अपनी औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1948 आती है तथा दूसरी औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 आती है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956, जहां पर आईपीआर 1948 में उद्योगों को 4 भागों में बांटा गया था। वहीं पर आईपीआर 1956 में एक संख्या को घटाकर 3 कर दिया गया, यानी 4 से 3 कर दिया गया। यहाँ पर मूलभूत उद्योगों को हटा दिया गया और जितने भी उद्योग थे उनको 3 भागों में बांटा गया, जिसमें सबसे पहला आता है शेड्यूल ए, जिसमें सरकार का एकाधिकार वाला
प्लस मूलभूत उद्योगों को एक साथ शामिल कर लिया गया और केंद्र सरकार के अधीन यह उद्योग होगा, जिसके अंतर्गत परमाणु ऊर्जा, सैन्य सामग्री, विमान, लौह इस्पात उद्योग, विद्युत उत्पादन, कोयला उद्योग और खनिज उद्योग शामिल था। इसके बाद अपना आता है शेड्यूल बी। शेड्यूल बी के अंतर्गत राज्यों को अधिकार दिया गया, परंतु एकाधिकार इसमें नहीं दिया गया, यानी कि निजी क्षेत्र राज्यों को सहायता करने के लिए उपस्थित रहेंगे। तो राज्य प्लस निजी क्षेत्रों का प्रवेश शेड्यूल बी में कराया गया और जिसके अंतर्गत उर्वरक, सड़क परिवहन और समुद्री परिवहन शामिल था। फिर तीसरे प्रकार का था शेड्यूल सी। शेड्यूल सी उद्योग शामिल था। शेष सभी उद्योग शेड्यूल ए और बी को छोड़कर शेष शेड्यूल सी में शामिल थे। इसके लिए निजी क्षेत्रों को आमंत्रित किया गया, परंतु सरकार का इन पर जबरदस्त नियंत्रण होगा। सरकार अपने चंगुल से नहीं छोड़ाया था, कहा था कि लाइसेंस कहाँ लगेगा ये सरकार नियंत्रित करेगी, ये निर्धारित करेगी, स्थान कहाँ, कौन सा स्थान पर उद्योग लगेंगे ये सरकार निर्धारित करेगी, उद्योगों को विस्तार की अनुमति सरकार देगी, कितना उत्पादन करना है ये सरकार तय करेगी, उसकी कीमत क्या होगी ये सरकार तय करेगी। तो देख रहे हैं कितना ज़्यादा नियंत्रण था सरकार का। लाइसेंस, स्थान, विस्तार की अनुमति, उत्पादन की कीमत का निर्धारण ये सारा का सारा सरकार करेगी। और लेवी प्राइस, कुछ हिस्सा सरकार अपनी कीमत पर खरीदेंगे जिसे लेवी प्राइस कर देंगे, बाकी खुली बाजार में आप बेच सकते थे लेवी प्राइस पर। तो उद्योगों के लिए सांस लेने की जगह नहीं थी, उद्योगों के लिए सांस लेने के लिए जगह नहीं थी। सरकारी नियंत्रण का मतलब नौकरशाहों का नियंत्रण, ब्यूरोक्रेट्स का कंट्रोल था और 1991 तक यह नियंत्रण बना रहा और इंदिरा गांधी के काल में तो यह नियंत्रण और कड़ा हो गया था। तो ये रहा 1947 से 1965 के बीच में, नेहरू के बीच में भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास कैसे हुआ। तो भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास की शुरुआत होती है नेहरू मॉडल से। उसके बाद हम लोग बॉम्बे प्लान देखा था और बॉम्बे प्लान साइकिल भी देखा था। उसके बाद अर्थव्यवस्था का तीसरा स्वरूप था कलकत्ता मॉडल, जिसे नेहरू जी ने इसे स्वीकार किया गया और स्वीकार करने के साथ अर्थव्यवस्था आगे बढ़ी और हमारी औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1948 से हमारे सामने नजर आती है। उसके बाद विनियमित उद्योग ये 4 भागों में बांटा गया था। उसके बाद चौथे अपना दूसरा पॉइंट आता है औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956। ठीक है, तो 1956 को आप लोग यहीं पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, अपना दूसरा इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 में तैयार हुआ था। तो ये रहा आज का टॉपिक। तो आज भर इतना ही रखते हैं। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।